So hello guys, let us begin with lecture number 7 of Ionic Equilibrium. आई होप आपने पिछले 6 लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे, बढ़िया से नोट्स बनाए होंगे, कॉन्सेप्ट्स आपको समझ भी बहुत अच्छे से आ रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने टाइट्रेशन डिस्कस किया था, जहां पर हम लेक्चर को फिनिश करते वक्त मैंने आपको एक बात बताई थी इक्विवेलेंट पॉइंट से रिलेटेड, कि आप जब किसी एसिड को टाइट्रेट कर रहे होते हैं और उसमें आप बाहर से बेस डाल रहे होते हैं तो पीएच बढ़ रहा होता है सॉल्यूशन का, आपके एनालाइट सॉल्यूशन का। और पीएच शुरू में जो पीएच में इंक्रीज आता है वो बहुत ही स्लाइट आता है, बट जैसे ही आप इक्विवेलेंट पॉइंट के करीब पहुंचते हो आप ये देखते हो कि अब पीएच में जो राइज आ रही है वो थोड़ी शार्प आ रही है, और वो लास्ट एक ड्रॉप ऐसा डलता है बाहर से, जिसके बाद पीएच में एक सडन जंप आता है। ठीक है, मैंने कहा था कि नंबर्स के थ्रू मैं आपको उसको बताऊंगा, तो यहाँ कुछ कैलकुलेटर यूज करते हुए मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, चलो उस पर बात करते हैं। ठीक है, मैं नंबर्स बता दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा और बेटर समझ में आ सके। सपोज करो मैंने लिया है यही अपना स्टैंडर्ड 100 ml 0.1 मोलर HCl लिया हुआ है मैंने, आपका एनालाइट है ये, और इसमें मैं सेम मोलैरिटी का 0.1 मोलर NaOH डाल रहा हूँ। सेम मोलैरिटी मैं इसलिए लिया हूँ ताकि थोड़े कैलकुलेशंस मेरे आसान हो सके। इधर मैं ये लिख रहा हूँ कि मैंने वॉल्यूम ऑफ NaOH, मैंने NaOH कितना डाला है, यहाँ पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और इवन OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन, और यहाँ पर pH में लिख रहा हूँ। तो देखो बेटा, जब शुरू में आपने 0 ml NaOH डाला है तो सॉल्यूशन में H प्लस की पूरी कंसंट्रेशन है, 0.1 मोलर की कंसंट्रेशन है, और pH आपका 1 है। अब आप सपोज करो धीरे धीरे डालते डालते आपने 90 ml तक NaOH डाल दिया, काफी ज्यादा NaOH आपने डाल दिया, बट अब जब आप देखेंगे H प्लस कितना बच रहा है, तो H प्लस बचेगा 1/190। ये सिंपल स्टोइकियोमेट्री डाल के कंसंट्रेशन टर्म्स यूज करके आप लिख सकते हो, ये समझाने की जरूरत नहीं है। 90 ml, और इसका जब pH कैलकुलेट करेंगे बेटा ये आ रही है लगभग 2.3 के आसपास। और अब यहां से आप देखो, जैसे आप 99 ml डालते हो तो जो H प्लस की कंसंट्रेशन आ रही है वो अप्रोक्सीमेटली 1/2000 आ रही है, और इसका जो pH मैं लिखता हूं तो ये 3.3 के आसपास है। और जैसे ही मैं 101 ml डालता हूं तब H प्लस नहीं, अब OH माइनस एक्सेस में हो जाएगा, और OH माइनस की कंसंट्रेशन है 0.1/201 एंड pH इज नाउ 10.7 के आसपास। जी हाँ, अब आप इस टेबल को ऑब्जर्व करें, आपको वो बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखो शुरू में आपने कितना सारा NaOH डाला, 0 से 90 ml तक आप लेकर गए, बट फिर भी pH में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। लेकिन जैसे अब हम क्लोज आ रहे हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट पॉइंट 100 ml पे आएगा ये आपको भी पता है, इक्विवेलेंट पॉइंट 100 ml पे आएगा ये आपको भी पता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस है, तो इक्विवेलेंट पॉइंट पे आपके पास सॉल्ट रहेगा, और ऐसा सॉल्ट रहेगा जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है, जो कि हाइड्रोलिसिस करने में असमर्थ है। तो पीएच जो रहती है सोल्यूशन की उस पॉइंट पर 7 ही रहती है। तो ठीक है, लेकिन आप देखिए 99 ml के बाद जो आपने एक ड्रॉप डाला जिससे वॉल्यूम 101 ml का हो गया है, आप देखिए पीएच में ये आया है जंप, ये आया है पीएच में जंप, और ये रहा आपके पास उसका इलस्ट्रेशन। तो चलें अब एक एक केस करते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सबसे सिंपल, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन। तो केसेस कुछ लेते हैं, ठीक है। केसेस में हम क्या क्या लेंगे मैं पहले बता दे रहा हूँ। हम लेंगे सिंपल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर लेंगे हम वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इस तरह से हम 3-4 केसेस लेंगे, और फिर हम पॉलीप्रोटिक एसिड्स का भी टाइट्रेशन देखेंगे विद अ बेस, ठीक है। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस देखेंगे हम, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, देन आपको मैं वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का भी टाइट्रेशन बताऊंगा, और
फोर्थ वन चलो वीक एसिड और वीक बेस भी देख लेंगे और इसमें क्या कमियां हैं वो भी डिस्कस करेंगे। एंड फिफ्थ केस एक पॉलीप्रोटिक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, चलो H3PO4 का वर्सेस NaOH ये ले लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो ये 5 केसेस पढ़ने के बाद हमको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन। आज की क्लास में हम ये 5 केसेस खत्म कर देंगे और इसके बाद जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा दैट विल बी सॉल्युबिलिटी। सो लेट अस बिगिन विद इट। तो चलो पहली बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की। फिर से वही है, ग्राफ बनाएंगे बेटा, ग्राफ बनाएंगे। बेसिक्स तो मैंने आपको बता ही दी है, एनालाइट क्या है वगैरह वगैरह। ये ग्राफ बना रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं वॉल्यूम ऑफ, चलो इधर पीएच लिखता हूं, इधर पीएच और इधर वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। ठीक है, ये पीएच किसकी पीएच की बात कर रहे हैं बेटा हम? एनालाइट की। जो आपके पास एनालाइट सॉल्यूशन पड़ा हुआ है जिसका आप टाइट्रेशन कर रहे हैं, जो कि इस केस में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके पीएच की बात हो रही है। बाहर जो टाइट्रेंट हम डाल रहे हैं उसकी पीएच की बात नहीं हो रही है। सो देखो, अभी मैंने आपको पीछे ये दिखाया कि जो जंप आता है वो लगभग 3.3 से आता है। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लोगे, आसपास का ही जंप एरिया मिलेगा आपको, इसी के आसपास, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम रफली मानते हैं कि जंप जो है लगभग 3 से आता है और लगभग 10.5 दैट इज 10.5 10.7 रफली यहीं तक जाता है फॉर एनी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस अंडर प्रैक्टिकल कंडीशंस। ठीक है, अंडर प्रैक्टिकल कंडीशंस यहीं तक जाता है आपका रेंज। तो सिंपल है, देखो क्या होगा। शुरू में आपने ये डाला ऐसा, तो देखो पीएच में बहुत धीरे वेरिएशन आ रहा है, पीएच में बहुत धीरे वेरिएशन आ रहा है और अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे गड़बड़, अब पीएच 0 थोड़ी ना एनालाइट की, आप मान लीजिए 0 मत मानिए उसको। तो चलो ऊपर से थोड़ा स्टार्ट करते हैं, 1 या कुछ आसपास की वैल्यू से स्टार्ट करो। बहुत धीरे पीएच में चेंज आ रहा है और फिर अचानक से आप देखोगे कि पीएच एकदम से बढ़ गया और फिर बात वैसी हो गई। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। तो अब आपको समझ आ रहा है बेटा ये पॉइंट कौन वाला है। ये आपको जो मिला है ये आपका एरिया है जहां पर शूट मिला है आपको। तो ठीक है सर, ये बात तो ठीक है, ग्राफ आपकी समझ आई, बट इससे हम वो कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो तो बात समझ में आई नहीं अभी। बिल्कुल आपको समझ आएगी। देखिए, आपका जो एम था आप उससे मत भटकिए। आपका एम था कि आपके पास ये एनालाइट है और आप इसका कंसंट्रेशन जानना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ तो कंसंट्रेशन पहले से लिख दिया है। अरे भाई ये अननोन है, लेकिन वो सॉल्यूशन एक्ट तो उसी तरह करेगा ना, तो वहां मैंने एज्यूम करके लिखा है, बट उसी अननोन कंसंट्रेशन को आपको फाइंड करना है। तो देखो ये तुम्हारा कंसंट्रेशन हुआ जिसको आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहां पर आप ये देखो कि आपने जैसे इतना वॉल्यूम डाला, ठीक है, यहां तक की वॉल्यूम डाली आपने, आपको कुछ भी चेंज नहीं मिला। उसके बाद जैसे आपने थोड़ा सा वॉल्यूम डाला, मान लो आपने 1 ml डाला बस सिर्फ, तो पीएच अचानक से ऐसा राइज कर गया। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि हाँ मेरा एंड पॉइंट आ गया है, ये समझ में आ जाना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट पॉइंट अचीव हो गया है ये समझ आ जाना चाहिए। कैसे समझ आएगा सर? समझ आएगा इंडिकेटर से। ठीक है, इंडिकेटर की थ्योरी भी हमने पिछले लेक्चर में करी है, तो इंडिकेटर से समझ आएगा। ये जो रेंज दिख रहा है, इंडिकेटर भी इसी में लाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर मानो बोला फिनोफ्थलीन, तो फिनोफ्थलीन यहीं कहीं लाई करता है HPH। तो देखो होगा क्या, जैसे आपको तो एक्चुअली ये वॉल्यूम चाहिए ना, आपका जो एम है बेटा वो ये वॉल्यूम पाना है। आप ये समझो,
ये वॉल्यूम पाना आपका एम है। तो ये वॉल्यूम कैसे मिलेगा? ये वॉल्यूम कैसे मिलेगा सर हमें? ये वॉल्यूम बेटा ऐसे मिलेगा कि आप इंडिकेटर डाल के रखे हुए हो, और अगर इंडिकेटर का जो ट्रांजिशन रेंज है वो इस रीजन में आ रहा है, इस शूट वाले रीजन में आ रहा है, इसका मतलब आप इस पॉइंट के बाद जैसे अगला ड्रॉप डालोगे इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेगा। इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेगा, और जैसे ही इंडिकेटर कलर चेंज करेगा आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ इक्विवेलेंट पॉइंट आ गई है, इक्विवेलेंट पॉइंट आ गई है। इस केस में तो हमें बहुत ऑब्वियस सा बात है, ये पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हो आप, तो इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होता है? जी सर, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस होता है। अच्छा, जब दोनों की इक्विवेलेंट्स बराबर हो जाएंगे तो एक्चुअली इक्विवेलेंट पॉइंट पे आपको एक सॉल्ट मिलेगा ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। सभी बच्चे एग्री करते होंगे इसके साथ। इक्विवेलेंट पॉइंट पे आपको सॉल्ट मिलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, जिसकी पीएच 7 ही रहने वाली है, जिसकी पीएच 7 ही रहने वाली है। यानी कि सपोज करो ये मेरा पॉइंट है पीएच का 7, तो ये इससे रिलेटेड जो वॉल्यूम है वो आपने पता कर ली। ये इस पीएच से रिलेटेड जो वॉल्यूम है, सपोज ये वॉल्यूम आपको पता चल गया। और ये वॉल्यूम कैसे पता चला? ये वॉल्यूम आपको टाइट्रेशन से पता चला। इंडिकेटर ने अपना कलर चेंज किया और आपने ये ग्राफ बनाया, और इस ग्राफ में आपने बीच का पॉइंट, एग्जैक्टली बीच के पॉइंट को कह दिया कि यार ये देखो ये हमारा एंड पॉइंट है, जो कि इक्विवेलेंट पॉइंट आप मान सकते हो थियोरेटिकली आप उसको इक्विवेलेंट पॉइंट मान सकते हो। ठीक है, तो ठीक है सर, ये सब बात तो ठीक है, बट वॉल्यूम से क्या हुआ? अरे बेटा वॉल्यूम आ गई तो फिर ये इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर दो ना, क्या जा रहा है? तो इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड multiplied by equivalents में normality of acids multiplied by the volume of acid is equals to equivalent of base normality of base multiplied by volume of base। तो आपको पहले से ये दोनों पता थे, ये भी पता था नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज कर रहे थे ना आप टाइट्रेंट का, तो ये तो आपको नोन था। और फिर नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड ये आपको नहीं पता थी, ये तुम्हारी अननोन थी। और वॉल्यूम ऑफ एसिड आपने नाप के लिया था, एनालाइट आपने नाप के लिया था। और वॉल्यूम ऑफ बेस ये आपने एक्सपेरिमेंट से निकाल लिया, तो इससे क्या आप नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड कैलकुलेट कर सकते हो? ऑब्वियसली कर सकते हैं। फिर मोलैरिटी भी कर सकते हो एन फैक्टर लगा के, है ना? तो ऐसा ही होता है, इस तरह से हम कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं ग्राफ बना के। और मैं बता दूं, फॉर एवरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रफली हम ये 3 से 10.5 10.7 इतना ही जंप लेते हैं, ये बात आप मान लो। अब उसको आप बार बार अलग अलग नंबर्स लेके कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, टाइम पास है, मत करना, ठीक है? ये मान लो आप। तो आई होप ये वाला पोर्शन आपको समझ आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है। अभी थोड़े जो आगे केसेस आएंगे ना बेटा, वो थोड़े और अच्छे होंगे, तो इसमें और कुछ बताने लायक नहीं। एक डिस्कशन और करें क्या इसमें थोड़ा सा, कि सर अगर जो हमने इंडिकेटर लिया है वो मान लो हमने गलत इंडिकेटर चूज कर लिया, तब क्या होगा सर? तब तो पता ही नहीं चलेगा हमको कुछ। पता चलेगा, गलत इंडिकेटर लोगे ना तो भी आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपने गलत इंडिकेटर सेलेक्ट किया है। मैं बता रहा हूं कैसे, देखो। आप ये देखो कि पीएच फटाक से चेंज कब हो रहा है? जब वो वाले सेक्शन की बात हो रही है, इस सेक्शन में ही पीएच एकदम फटाक से चेंज हो जा रहा है। बाकी सेक्शंस में तो पीएच बहुत हौले हौले चेंज हो रहा है। तो अगर मानो आपका इंडिकेटर जो है वो उसकी ट्रांजिशन रेंज कोई ये वाली रेंज है, कोई इधर की पीएच रेंज है, ये ट्रांजिशन रेंज है, तो क्या होगा? आप एक ड्रॉप डालोगे, 2 ड्रॉप डालोगे, देखोगे यार कलर चेंज हो रहा है, बड़ा धीरे धीरे चेंज हो रहा है।
मतलब कलरलेस से पिंक बनने के लिए एकदम धीरे 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 कलर चेंज हो रहा है, होगा ना धीरे धीरे। आप बहुत सारा NaOH डाल रहे हो NH, धीरे धीरे आपको दिख रहा है, अरे आपके सामने वो रंग बदल रहा है, आपको दिख रहा है। जब भी ऐसा दिखे तो समझ लो कि आपने गलत इंडिकेटर चूज किया है, और यदि वो इंडिकेटर झट से कलर बदल ले, इसका मतलब इक्विवेलेंट पॉइंट वाले रेंज में ही आपने इंडिकेटर को सिलेक्ट किया है एंड यू हैव चूजन द करेक्ट इंडिकेटर। ये तरीका होता है। आई होप अब बातें काफी क्लियर होंगी। तो चलो दूसरा केस लेते हैं बेटा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का केस लेते हैं। देखो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का केस नंबर 2। अब देखो वीक एसिड है तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में जो जंप आ रहा था वो 3.3 या 3 से जंप आ रहा था लगभग 10.7 तक, लेकिन वीक एसिड में जो जंप आएगा वो 3 से नहीं आएगा, वो थोड़ा और ऊपर से आएगा। कैलकुलेशन के लिए फिर आप ऐसा ही कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो, मैं बार बार ऐसे डेटाज नहीं दूंगा, आप ये तब समझ सकते हो। इस तरह से आप वहाँ भी कैलकुलेशन कर सकते हो। इनिशियल पीएच ही थोड़ी ज़्यादा रहती है उसमें, प्रैक्टिकल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। आप इनिशियल पीएच थोड़ी ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स। आप यही पाओगे कि जो जंप आ रहा होता है इसमें वो लगभग 5 5.5 के आसपास से आ रहा होता है, ये बात आप याद रख लो। 5 5.5 के आसपास जंप आता है। तो सपोज करो प्रैक्टिकल कंडीशंस में हमने एसिटिक एसिड की, ये एसिटिक एसिड लिया मैंने, मान लो इसका तो इनिशियल पीएच ही लगभग 3 के आसपास है, मान एसिटिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेसिस NaOH आपने ये लिया, और पीएच ऑफ एनालाइट सपोज करो ये 3 के आसपास से स्टार्ट ही हो रहा है, और ये फिर इस तरह से बढ़ता है और फिर अचानक से ये शूट होता है, फिर बात वैसी हो जाती है। अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है बेटा, हमें देखना है कि इक्विवेलेंट पॉइंट पर पीएच का कैलकुलेशन वगैरह कैसे करें। ये ग्राफ तो ठीक है, ये समझ आ गया, ये जंप भी कहां तक होगा, सिंस ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये जंप आप वही 10.7 के आसपास मानो, और ये जो स्टार्ट हुआ है जंप ये लगभग 5.5 के आसपास से होता है, 5.5 के आसपास से 10.7 तक का जंप होता है। अच्छा, फिर अगर हम देखें तो ये जो रेंज है हमारा पीएच का, जो रेंज है वो थोड़ा छोटा हो गया है। तो रेंज के छोटे होने से हमें फायदा है या नुकसान है, तो फिर आप 2 मिनट सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ यार देखो नुकसान है, क्योंकि जो अभी इंडिकेटर्स हमारे पास अवेलेबल थे, अगर रेंज बड़ा है तो वी कैन यूज वेराइटी ऑफ इंडिकेटर्स। जैसे मैं बताऊं आपको, पहले केस में आपको मैंने एग्जांपल्स लिखाए थे ना इंडिकेटर के, तो HPH भी यूज हो सकता है, मिथाइल ऑरेंज भी यूज हो सकता है, वो भी यहाँ कहीं आता है रेंज में, मिथाइल रेड भी यूज हो सकता है, तो मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड ये सब यूज हो सकते हैं क्योंकि ये सभी इस रेंज में लाए करते हैं। बट अगर आपने इसे छोटा कर दिया तो मिथाइल ऑरेंज यूज हो पाना मुश्किल है। क्या 4 के आसपास था ना उसका, कुछ मिथाइल ऑरेंज था 4 के आसपास ही था, 3 से 4 के बीच में था। तो इधर आप देखोगे कि जो मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज उसका यूज थोड़ा सा प्रोहिबिटेड हो जाएगा, वी कैन नॉट यूज, बिकॉज 3.1 से 4.4 था उसका ट्रांजिशन ये था। तो सर अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो वही बात, यूज करोगे तो फिर आप इस रेंज में आप बहुत सारा NaOH डाल रहे होगे, धीरे धीरे उसका कलर चेंज हो रहा होगा, आपको तभी अंदाजा हो जाएगा कि गलती हो गई है, ठीक है। और मिथाइल रेड का क्या बोले सर, वो डाउटफुल रहेगा, एकदम बॉर्डर लाइन पे रहेगा, तो उतना सेफ नहीं है यूज करना। फिनोफ्थलीन यहां भी यूज हो सकता है, ठीक है, फिनोफ्थलीन कैन बी यूज्ड हियर एज वेल, फिनोफ्थलीन यहां भी यूज हो सकता है, ठीक है। कुछ और बातें सर, एक बात ये हो सकती है इक्विवेलेंट पॉइंट पर होगा क्या, चलो थियोरेटिकली भी थोड़ा देखना है, ठीक है। इक्विवेलेंट पॉइंट क्या पीएच फिर से 7 होगा, बहुत सारे बच्चों को ये गलत फहमी रहती है, इक्विवेलेंट पॉइंट में उनको लगता है सब इक्वल रहेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो हर बार इक्विवेलेंट पॉइंट में 7 होती है पीएच।
इतनी बड़ी भूल ना करें, ठीक है, इतनी बड़ी भूल ना करें, ऐसा कुछ नहीं होता। इक्विवेलेंट पॉइंट में बेटा क्या होगा, देखो आप खुद ही बताना क्या बनेगा। अभी तो थ्योरी भी पूरी पढ़ा चुका हूं, तो आप अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। NaOH, तो इक्विवेलेंट पॉइंट में इसके इक्विवेलेंट्स और इसके इक्विवेलेंट्स बराबर हो जाएंगे। मान लो अगर इसके 10 मिली इक्विवेलेंट्स थे तो इसके भी आपने 10 मिली इक्विवेलेंट डाल दिए, तो फाइनली आपके पास क्या है, CH3CO माइनस Na प्लस, इसके भी 10 इक्विवेलेंट आपके पास है, यही है ना, इसके 10 इक्विवेलेंट आपके पास है। दैट मीन्स कि आपके पास एक सॉल्ट है, और ये सॉल्ट जो है इसका जो एनायन है ये काफी शरारती है, और ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस करता है। पता तो है आपको ये बात, अगर सब्सटेंशियल कंसंट्रेशन में है तो ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस करेगा, जिससे pH 7 से थोड़ी ज्यादा मिलेगी। जी हाँ, pH जो मिलेगी वो 7 से थोड़ा ज्यादा मिलेगी। अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए आपको थोड़ा कंसंट्रेशन वगैरह पता होना चाहिए, तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बेटा, यूज pH ऑफ एनायनिक हाइड्रोलिसिस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस वाला केस आप यूज कर सकते हैं। आई गेस फॉर्मूला था आपका pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa प्लस log C, वो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो तीसरा केस करें। थर्ड केस इज वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। चलो उल्टा हो रहा है थोड़ा टाइट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी बात करते हैं। सो अब आसान है, अब ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं। देखो बेटा, वीक बेस है मतलब अभी जो सॉल्यूशन है उसका जो pH है इट इज समवॉट अराउंड 10 के आसपास pH आप मानिए वीक बेस का, ठीक है, लगभग 10 वर्ष के आसपास pH रहता है। स्टैंडर्ड कंसंट्रेशंस की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल कंसंट्रेशंस की बात कर रहा हूँ। अब आप ऐसी वाहियात बातें करेंगे कि नहीं सर मैं 15 मोलर कंसंट्रेशन लेके रखूंगा तो क्या होगा, तो ठीक है तब pH बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कंडीशंस बार बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ। तो वीक बेस लगभग 10 के आसपास pH होता है। फिर ये जो जंप मारेगा ना, ये जो जंप मारेगा ये 8.5 आप मान के चलो। जैसे वीक एसिड का जंप आप 5.5 से कर रहे थे, वैसे ही वीक बेस का जो जंप बोल लो या वो जो डिक्रीज होगा उसको बोल लो, वो 14 माइनस 5.5 ऐसा सोचो, तो लगभग 8.5 से वो नीचे की ओर आता है। और सिंस आप स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हो तो उतना ही नीचे आएगा, मतलब यस 3 या 3.5 3.3 के आसपास तक वो नीचे गिरेगा, ऐसा मान के चलो। तो यहां पर हम फिर से आसान है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, इसमें कुछ और भी रीजन, यहाँ पे देखो एक चीज और ये मैं बता सकता था, ये भी मैं ऐड कर सकता था। यहाँ पे देखो ये जो पूरा रीजन है ना, इस रीजन में आपके पास एक्चुअली में क्या बन रहा है, देखो जब आपने NaOH डाला है, जब आपने बहुत कम NaOH डाला, समझना बात को थोड़ा, जब बहुत कम NaOH आपने डाला तो आपके पास ये बचा हुआ है एक्सेस में, मान लो 9 मिली इक्विवेलेंट, और ये बना है 1 मिली इक्विवेलेंट, ऐसा ही कुछ है। तो शुरू में तो मैं नहीं बोल सकता कि एकदम शुरू में बफर बना होगा, तो समझना बात को समझना। यहाँ पे इस ग्राफ में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट अभी निकल के आ रहा है। शुरू में ये थोड़ा सा शार्पली बढ़ सकता है pH, कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली शुरू में थोड़ा शार्प बढ़ सकता है, क्योंकि शुरू में ये बहुत अच्छा बफर नहीं है, क्योंकि बफर होने के लिए दोनों कंपैरेबल होना चाहिए। बट जैसे ही आपने थोड़ी बहुत वॉल्यूम इसकी बढ़ाई NaOH की, तो फिर ये और ये दोनों कंपैरेबल हो जाएंगे, और कंपैरेबल होंगे तो आप बोल सकते हो कि इस पॉइंट से या इस पोजीशन से कहीं पर यहाँ पर एक बफर सॉल्यूशन भी बनकर तैयार हो रहा है। बफर इसलिए क्या बोल रहे हैं अपन, इसलिए जो चेंज आ रहा है pH में ना वो और स्लो हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक बफर सॉल्यूशन बन गया। बट ये बात भी सही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बफर की pH बदली नहीं जा सकती। पिछला लेक्चर आपने अच्छे से देखा ही होगा, जिसमें हमने बफर सॉल्यूशन बहुत डिटेल में अच्छे से कराया हुआ है। तो ये भी पॉइंट आप एक देख सकते हैं, इस पे सवाल बवाल बन सकता है, तो वो भी मैंने ले लिया, ठीक है।
तो इसका भी बेटा वही है, देखो पीएच ऑफ एनालाइट, और एनालाइट मेरा यहाँ इस बार बेस है, यहाँ पे मेरा वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एडेड। अभी बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड तुम्हारा स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन वाला है, यहां से मानो आपने 10 से स्टार्ट किया तो ये कम हुआ कम हुआ कम हुआ, फिर ऐसा कम हुआ, फिर ऐसा ही हो गया। इधर का कोई महत्व नहीं है खास, आपको मैं ये बता दूं, ये लगभग 8.5 आप मान लो, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो लगभग 3.3 के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेट, आप इस तरह से मान लो। फिर से वही बात, ये रेंज रहेगा। और अब मजे की बात ये है कि जी हाँ, अब आप यहाँ फिनोफ्थलीन जो यूज आप कर रहे थे हर बार, वो थोड़ा डाउटफुल हो जाएगा, फिनोफ्थलीन यूज कर पाना डाउटफुल हो जाएगा। तो ये सब चीजों को ध्यान रखें। HPH कैन नॉट बी यूज, वो रेंज ऊपर निकल जाएगी उसकी। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, हाँ वो इधर के रेंज में आते हैं तो ठीक है, यूज कर सकते हो। 3.3 3.1 चलता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। मिथाइल ऑरेंज भी आप यूज कर सकते हो, चल जाएगा। मिथाइल रेड भी यूज कर सकते हो, चल जाएगा, दोनों ही चल जाएंगे। अच्छा, तो इक्विवेलेंट पॉइंट में पीएच क्या होगा सर? अच्छा, ये कहीं इक्विवेलेंट पॉइंट आया, मान लो एंड पॉइंट, ये आपका वॉल्यूम आया, ठीक है। तो इस पर देखो, ये ना हम ये जो शूट आया ना इधर, उसके बीच वाले पॉइंट को, एग्जैक्टली बीच वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये हमारा एंड पॉइंट है, ठीक है। एग्जैक्टली बीच वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में जो पीएच है उसी पीएच को हम रिपोर्ट कर देते हैं। ऑल्दो थ्योरेटिकली ज्यादा एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, थ्योरेटिकली ज्यादा एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, ऑब्वियस सी बात है। थ्योरेटिकली तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट्स बता सकते हो, बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग द राइट थिंग, तो वो तो आप बिल्कुल अच्छे से बता सकते हो। तो थ्योरेटिकली बेटा देखो क्या था आपके पास, वीक बेस था, सपोज करो NH4OH था और आपने उसमें डाला स्ट्रॉन्ग एसिड HCl डाला, तो ये आप थोड़ा थोड़ा डाल रहे हो, ये एक्सेस में है, ये थोड़ा थोड़ा डाल रहे हो, तो क्या बन रहा है शुरू में? NH4Cl। तो ये और ये दोनों चीजें हैं, लेकिन शुरू में कंपैरेबल नहीं है, तो शुरू में अच्छा बफर नहीं है, लेकिन बीच में कहीं यहां पर ये कंपैरेबल हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक बफर सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन इसके बाद बफर डिस्ट्रॉय होगा और एंड पॉइंट है, इक्विवेलेंट पॉइंट पर यू हैव ओनली एट इक्विवेलेंट पॉइंट ओनली NH4Cl लेफ्ट, और फिर यहां होगा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस से पीएच 7 से कम रहेगी। फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो 7 माइनस हाफ pKb प्लस log C, समवॉट लाइक दैट, जो हमने डिराइव भी किया था। अब आता है फोर्थ केस, विच इज प्रैक्टिकली नॉट दैट फिजिबल, अपना ये वीक एसिड वीक बेस। अब आप खुद ही उसी हिसाब किताब से बताओ कि पीएच का ट्रांजिशन कैसे होगा। तो वीक एसिड है तो 5.5 से, वीक बेस है तो 8.5 के बीच में। तो ये थोड़ा सा दुखदाई है, आप समझिए कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि शुरू में ठीक है, आपके पास वीक एसिड है, लगभग मानो 3 के पीएच से स्टार्ट किया आपने, और फिर आपके पास इस पॉइंट पर आपकी जंप आई है, और फिर आपका ये ऐसा हो गया, और ये गई है 8.5 तक, वीक बेस है ऐसा मानो, ये गई है 5.5 से, ठीक है। यहां पर एक बात और होगी यहां पर, कि ये जो आपका जंप आ रहा है ना, ये जंप आ रहा है आपका, तो जब हमने सबसे पहले केस में हमने देखा यहां पर ये, तो हम 1 ml डाल रहे थे, वो पूरा H प्लस दे रहा था, पूरा H प्लस देने की वजह से आपका तुरंत न्यूट्रलाइजेशन हो रही थी, और तुरंत आपका पीएच एसिडिक से तुरंत बेसिक हो गया था। बट
अभी आपके पास वीक एसिड है, वीक बेस है, तो अभी न्यूट्रलाइजेशन उतना सडन नहीं होगा। तो बात ऐसी है कि जो आपने 1 ml डाल के ये इतना बड़ा ट्रांजिशन करा लिया, अभी 1 ml से काम चलेगा नहीं। थोड़ा सा वॉल्यूम ऑफ बेस जो आप बाहर से डाल रहे हो वो भी आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो पूरी सूट जो है वो अचीव हो पाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो आपका ट्रांजिशन होगा, ये जो ट्रांजिशन होगा ये थोड़ा सा, ये भी लेस स्टीप रहेगा एज कंपेयर टू जो फर्स्ट केस में आपने किया था। वहाँ काफ़ी स्टीपनेस थी, यहाँ पर स्टीपनेस थोड़ी सी कम रहेगी, थोड़ी सी कम रहेगी। और एक और दिक्कत यहाँ पर है कि चॉइस ऑफ इंडिकेटर यहाँ बहुत डिफरेंट, बहुत मुश्किल हो जाएगा। चॉइस ऑफ इंडिकेटर becomes very difficult, becomes very difficult। इंडिकेटर का चॉइस बहुत डिफिकल्ट है, कर पाना मुश्किल है। देखो ना, आप खुद ही देखो, HPH भी सूटेबल नहीं है, और फिर ये वीक एसिड वाला केस आ गया तो मिथाइल ऑरेंज मैंने बताया ही डाउटफुल है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड डाउटफुल है, मिथाइल ऑरेंज तो हो ही नहीं सकता। तो ये इंडिकेटर्स भी आप यूज़ नहीं कर सकते। तो बहुत रेयर इंडिकेटर्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, तो ये टाइट्रेशन जनरली कराया नहीं जाता है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा सवाल भी नहीं आते हैं। प्रैक्टिकली उतना यूज़फुल नहीं है, और सिर्फ वही चीज़ें आएंगी एग्ज़ाम में जो प्रैक्टिकली यूज़फुल हो। टाइट्रेशन से मैं अगर बात करूँ तो, क्योंकि प्रैक्टिकल टॉपिक है, प्रैक्टिकल कंडीशंस में ही क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं बकवास किया जाएगा आपसे कि कोई वीक एसिड है सर, अगर उसकी कंसंट्रेशन 50 m है, कंसंट्रेशन एक वीक बेस है उसकी कंसंट्रेशन 20 m है, फिर करके बताओ सर टाइट्रेशन कैसे होगा। ऐसी बातें नहीं पूछी जाएंगी, आपको जो स्टैंडर्ड्स बता दिया गया है बस इसको आप ध्यान रखें, ठीक है, इनको आप ध्यान रखें, दैट्स इट। तो क्या बोला मैंने इस केस में कि जनरली दीज टाइट्रेशंस आर नॉट प्रेफर्ड, और एक्यूरेट तरीके से इनका टाइट्रेशन हो सकता है। आप इसको देखेंगे जब हम इलेक्ट्रोमेरिक टाइट्रेशन, कंडक्टोमेरिक टाइट्रेशन करेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे इनका टाइट्रेशन भी बहुत मज़े से और बहुत एक्यूरेटली परफॉर्म किया जाता है। मेरे हिसाब से वो जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट लगता है देखकर। उसके थोड़े से जो सेटअप्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा और बेहतर लगता है, ठीक है, ठीक है। ऑल्दो ये भी बढ़िया है, दोनों ही बढ़िया, अपनी अपनी चॉइस है। तो जनरली दीज टाइट्रेशंस आर नॉट प्रेफर्ड, ये टाइट्रेशंस उतने प्रेफर्ड नहीं। इंडिकेटर का सिलेक्शन ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी अगला बात करते हैं बेटा हम the case of polyprotic acid with a base. So I will take H3PO4 with NaOH। देखिएगा इस केस को बहुत अच्छे से समझिएगा। केस नंबर 5, H3PO4 with NaOH। यहाँ पर बेटा मल्टीपल इक्विवेलेंट पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, मल्टीपल इक्विवेलेंट पॉइंट्स आएंगे। 10-15 मिनट भी लग सकता है मुझे इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने में। अच्छे से कॉपी में नीटली बनाइएगा और हर एक पॉइंट को समझिएगा। मैं बता रहा हूँ इस ग्राफ के बाद आपकी पूरी जितनी आयनिक अभी तक पढ़ी ना हमने, सब रिवाइज होगा। इस ग्राफ से देखना सब कुछ रिवाइज होगा, जितना भी अभी तक आयनिक में हमने फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ा है। चलो शुरू करते हैं। तो आप ये देखो, शुरू में आपके पास H3PO4, ठीक है, आपके पास H3PO4 है, आप NaOH डाल रहे हो, आप NaOH डाल रहे हो तो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इरिवर्सिबल रिएक्शन ही हो रहा है, NaOH इरिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर H2PO4 माइनस और आपके पास H2O जो भी है, कुछ ये बन रहा होगा। ये कब होगा, जब इसका इक्विवेलेंट, इसके जो मिली इक्विवेलेंट होंगे या इक्विवेलेंट होंगे और इसके मिली इक्विवेलेंट बराबर हो जाए, तभी ऐसा होगा। तो ये इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या मिला आपको, आपको ये मिला,
ध्यान से समझना, इक्विवेलेंट पॉइंट पे आपको मिला H2PO4 माइनस, एंड आई विल कॉल इट द फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट, क्योंकि फर्दर और रिएक्शन हो सकता है। ये पॉलीप्रोटिक एसिड है, अभी और दो दो एसिडिक हाइड्रोजन ये रखा हुआ है, मतलब इसके बाद भी अगर आप NaOH डालोगे तो वो NaOH एक्यूमुलेट नहीं होगा, वो इस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ फर्दर रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा। इरिवर्सिबल होगा, ऑब्वियसली इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन है, एकदम इरिवर्सिबल होगा। चलो देखो, अभी यहां पर हमारे पास फिर H2PO4 माइनस है और इसमें फिर NaOH हमारा पड़ रहा है। तो फिर ये जब पूरा मिली इक्विवेलेंट बराबर होगा, जब पूरा मिली इक्विवेलेंट बराबर मिली इक्विवेलेंट, देन यू विल हैव HPO4 2 माइनस प्लस H2O, आपको ऐसा मिलेगा, एंड देन HPO4 2 माइनस प्लस NaOH, जब ये रिएक्शन होगा तो यू विल गेट PO4 3 माइनस प्लस H2। तो बेटा हम क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे कि ये फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट है, इसको हम कह रहे हैं ये फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट है, ये तुम्हारा सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट है, और ये तुम्हारा थर्ड इक्विवेलेंट पॉइंट है, ये थर्ड इक्विवेलेंट पॉइंट है। तो तीन तीन इक्विवेलेंट पॉइंट्स आपको मिल रहे होंगे। सभी में पीएच निकालने का तरीका अलग अलग होगा, ठीक है, सभी में पीएच निकालने का तरीका अलग अलग होगा। थोड़ा मैं ग्राफ बनाता हूँ इसका, ठीक है, ग्राफ बनाता हूँ। तो H3PO4 है और उसमें हम डाल रहे हैं NaOH, एक रफ ग्राफ बनाता हूँ। अब यहाँ पे रेंज वेंज याद नहीं करना है आपको, आप तरीका समझिए। शुरू में मान लीजिए कुछ पीएच रहा होगा, ये ऐसा बड़ा, फिर ये ऐसा बड़ा, फिर ये ऐसा बड़ा। अगर आपको दिख ना रहा हो तो मैं थोड़ा ऐसा बनाता हूँ। अरे यार, मैं थोड़े से ये जो स्टीप सेक्शन है वो थोड़े छोटे छोटे बना रहा हूँ समझाने के लिए। तो देखो, शुरू में आपके पास यहाँ पर क्या था, सिर्फ H3PO4 था, ठीक है, आप बाहर से क्या डाल रहे हो, NaOH। तो इस बीच में क्या रहा होगा, इस बीच में, चलो ये तो मैं मान लिया कि ये तुम्हारा एंड पॉइंट है, इक्विवेलेंट पॉइंट है, ये वॉल्यूम NaOH का, ये वॉल्यूम ऑफ NaOH, तो ये तुम्हारा इक्विवेलेंट पॉइंट है फर्स्ट वाला। ये बीच में क्या रहा होगा, अच्छा, तो बीच में सर हमारे पास क्या रहा होगा, तो बीच में सर ये रहा होगा, ये तो पूरा वैनिश हो जाएगा क्योंकि आप धीरे धीरे डाल रहे हो, वो खत्म हो रहा है, और ये रहा होगा, और दोनों की जो इक्विवेलेंट्स है वो बराबर होंगी ना, दोनों की इक्विवेलेंट्स बराबर होंगी। ये 100% था तो ये 50% इसमें कन्वर्ट हुआ होगा, और आपके पास एक बढ़िया बफर सॉल्यूशन होगा जहां एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों की मात्रा बराबर होगी। यस, सो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एट दिस पॉइंट आई हैव अ बफर, और ये मेरे पास एक बफर है जिसकी पीएच जो है वो pKa के बराबर है, और वो एक्चुअली pKa1 है, होगी। हेंडरसन इक्वेशन लगा लो, बाकी दोनों चीजें सेम है तो लॉग वाला टर्म हट जाएगा। ये फर्स्ट इक्विवेलेंट, इसको ना बेटा हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट भी कहते हैं, तो आप इसको हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट बोल सकते हो। ये सेकंड हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट, ये थर्ड हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट, वो नाम है, एक्चुअली हमें वो निकालना है। तो यहां पर बेटा अगर मुझे निकालना है पीएच, तो मैं कौन सा तरीका यूज करूंगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट में मेरे पास H2PO4 माइनस है, सिर्फ यही है इस पॉइंट पर, और सब्सटेंशियल अमाउंट में है, तो क्या यूज करूंगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं, एम्फीप्रोटिक, जी हाँ, एम्फीप्रोटिक यूज करूंगा मैं, जहां मैं पीएच निकाल सकता हूं यूजिंग द फॉर्मूला, क्या था, हाफ pKa1 प्लस pKa2। आई होप ये समझ आ गया होगा। वैसे ही बेटा इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे भी बफर बनेगा, ये देखो, इस पॉइंट सेकंड यहां पर इस पॉइंट पे ही बफर बनेगा जहां ये दोनों होंगे। इस बार ये तुम्हारा एसिड होगा और ये तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस होगा, दोनों ही बराबर होंगे, दोनों ही बराबर होंगे। तो इस पॉइंट पर जो मेरा बफर होगा, इसकी पीएच मैं कैसे लिखूंगा, पीएच विल बी सिंपली pKa2, क्योंकि इस बार जो तुम्हारा एसिड है वो H2PO4 माइनस है, ना कि H3PO4 है, ठीक है।
आगे का आप खुद ही गेस कर सकते हो। इस पॉइंट पर क्या होगा, you will only have HPO4 2 minus and this is simply again that amphiprotic और इसका भी pH आपको सिखाया मैंने, हाफ pKa2 प्लस pKa3, पिछले लेक्चर्स देख लीजिएगा। एंड एट दिस पॉइंट व्हाट वी हैव, यस इस पॉइंट पे हमारे पास अगेन एक बफर है जहां पे यू हैव pH इज इक्वल टू pKa3 और इस पॉइंट पे तुम्हारे पास, समझो बेटा बात बहुत इजीली समझ आ रही है, वो पॉइंट कौन सा है, जब ये और ये आप इसमें और इस रिएक्शन को कंसिडर कर रहे हो, आपने इसको हाफ अमाउंट में डाला तो ये जो 100% था शुरू में, अब ये रह गया बेटा 50%, ये रह गया 50%, तो क्या ये बफर नहीं है? जी बिल्कुल ये बफर है, ये बफर है 50%, pH will be equals to pKa3 and yes this is buffer and now at this point you will have phosphate only. Now don't apply that amphiprotic. Phosphate is not amphiprotic, it is actually an ion of a weak acid which will undergo हाइड्रोलिसिस, दैट इज एनायनिक हाइड्रोलिसिस, और ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस करेगा, यस और फॉर्मूला आपको पता है, ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस करेगा। एंड रिमेंबर वन थिंग कि इसके लिए जो Ka यूज करोगे वो pKa3 यूज करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मूलाज आपको पता है। तो pH इज इक्वल टू हाफ, क्या था एनायनिक है, 7 से बड़ा जाएगा ये, 7 प्लस हाफ pKa3 होगा इस बार, है ना, प्लस log pKa3 because PO4 3 minus accepts H plus to give HPO3 minus 2, तो उसका Ka लेना पड़ेगा, for that reason you will have pKa3। तो ये रहा वो सब कुछ जो हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग टाइट्रेशंस, दैट इज एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस। इतनी बातें हैं, काफ़ी कुछ है इसमें, और पिछला लेक्चर और अगर ये लेक्चर आप देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से एसिड बेस्ड टाइट्रेशन समझ में आ जाएगा। अभी हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट अस स्टार्ट सॉल्युबिलिटी, द जायंट ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। थोड़ा इंट्रोड्यूस करना तो बनता है, क्वेश्चंस फिर कराएंगे बेटा ना, पूरे टॉपिक्स करा के एक बार थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन करने में मजा आएगा इसमें। सॉल्युबिलिटी, सो देखो अभी यहां जब मैं बात कर रहा हूं सॉल्युबिलिटी की, तो आप कुछ इस तरह से सोचो, पहले एक आपको आइडिया डेवलप कराते हैं। ये टफ है टॉपिक, मैं बता रहा हूँ, अगर समझ नहीं आया तो टफ है, आप घूमते रह जाओगे, आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा, फॉर्मूलाज देखते रहोगे, सॉल्यूशंस देख देख के अपने आप को सेटिस्फाई करते रहोगे, ठीक है यार हो गया, बन गया, नहीं बनेगा अगर आप नहीं समझोगे इसको तो, ठीक है। तो पहली जो बेसिक एकदम रूट की बात मैं करता हूँ वो ये है कि आप किसी चीज को सॉल्यूबल कब मानते हैं, जब उसके सामने एक्वस लिखा हो तब, है ना। जैसे कि सपोज करो लिखा हुआ है AB सॉलिड, और ये कन्वर्टिंग टू A प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस, AB सॉलिड A प्लस एक्वस B माइनस एक्वस। तो इसको आप कह सकते हो कि क्या हो रहा है, फॉरवर्ड में जाऊं मैं अगर फॉरवर्ड में जाऊं तो क्या हो रहा है, तो यू विल से कि सर डिसोल्यूशन हो रहा है, आप यही कहोगे डिसोल्यूशन हो रहा है। और इसी को अगर मैं बैकवर्ड देखूं, अगर मैं इसको बैकवर्ड देखूं, आप फॉरवर्ड में देखोगे तो आप क्या कहोगे, हाँ सर डिसोल्यूशन हो रहा है, और इसी को मैं बैकवर्ड देखूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा हाँ यार प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ठीक है। तो सपोज करो जब आपने एक सॉल्ट, ऐसे सोचो आपने AgCl पानी में डाला, छोटा सा टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें आपने AgCl डाला, तो आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि वो तो सॉलिड के फॉर्म में आ गया, अच्छा अब बताओ वो सॉलिड के फॉर्म में आ गया तो आप क्या बोल देते हो कि वो
इनसॉल्युबल है। ऐसे ही कंक्लूड कर देते हैं हम कि AgCl इनसॉल्युबल है। तो क्या होगा, जब मैं उसको फिल्टर करूंगा, उसको मैं फिल्टर करूंगा और फिल्टर करके फिल्ट्रेट को अलग करूंगा। रेसिड्यू तो AgCl तुम्हारा इम्प्योरिटी हो गया, और अब मैं उसको जब मैं फिल्टर करूंगा और फिल्ट्रेट जो मेरे पास होगा, क्या उसमें सिल्वर और क्लोराइड के आयंस होंगे या नहीं होंगे, यही है सवाल। तो आप ये ना सोचें कि वो तो इनसॉल्युबल था, वो चला गया, अब वो तो घुला ही नहीं, वो तो सॉलिड था। ऐसा कोई भी सॉलिड नहीं है जो 100% इनसॉल्युबल हो। सॉल्ट की बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो 100% इनसॉल्युबल हो। हाँ, हो सकता है किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो, बट वो जो फिल्ट्रेट हमने निकाला है ना, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा, भले वो 10⁻⁻20 मोलर कंसंट्रेशन का हो, बट वो आयंस होंगे ही होंगे, बहुत कम होंगे बट होंगे ही होंगे। इससे ये पता चलता है कि ये जो AgCl है, वो ऐसा नहीं बोलेंगे हम कि वो इनसॉल्युबल है, अब हम उसको कहेंगे कि ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि वो एक्सपैरिंगली सॉल्युबल है। आप ऐसे सोच लो, ऐसे सोचो तो और अच्छे से समझ आएगा। पहला लेक्चर याद करो, मैंने क्या बताया था, इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है। इक्विलिब्रियम कभी कभी तुरंत हो सकता है अटेन, कभी कभी इक्विलिब्रियम अटेन होने में बहुत समय लग सकता है। तो NaCl है, अब NaCl के लिए इसी प्रोसेस को सोचो, तो उसका इक्विलिब्रियम अटेन होने में बहुत समय लग रहा है। वो पूरा NaCl टूट टूट के Na+Cl- Na+Cl- में कन्वर्ट हो गया। नेचर है, नेचर है, कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से AgCl को तो सोचो आप, AgCl की इक्विलिब्रियम तुरंत आ गई। यही तो हो रहा है, और क्या, कुछ नया थोड़ी ना हो रहा है, रूट तो वही है। AgCl की इक्विलिब्रियम तुरंत आ गई, NaCl की इक्विलिब्रियम बहुत देर में आई। तो हमें कैसे पता चलेगा सर, याद करना पड़ेगा कि कौन सॉल्युबल होता है, कौन इनसॉल्युबल होता है, याद करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे नहीं सर, लॉजिक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी का डेटा, ये डेटा, अबे वो डेटा भी एक्सपेरिमेंट से ही ना आया, उसके पीछे कोई खास ऐसा आप डिराइव थोड़ी ना कर सकते उन डेटा को, याद ही ना करना पड़ेगा आपको कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल है, कौन सा इनसॉल्युबल है। ऑल्दो यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा KSP वैल्यू वगैरह, बट इनऑर्गेनिक के लिए तो आप याद करते हो ना, और काफ़ी काम आता है उसका सॉल्ट एनालिसिस में। तो बात यही है कि जब हम कहेंगे NaCl, तो हम बोल देते हैं यार ठीक है, ये तो पूरी तरह से चला गया, Na+ एक्वस एंड Cl- एक्वस, तो इसकी तो बात ही नहीं है। इसका जो K होगा ये वेरी लार्ज होगा, और वेरी लार्ज जब होता है तो हम इसको ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल मान के पढ़ते हैं। लेकिन अभी जो हमारा जो चर्चा का मुद्दा होगा ना, वो क्या होगा मैं बता रहा हूँ, वो होगा AgCl। AgCl आपने डाला और AgCl Ag+ और Cl- में कन्वर्ट हुआ। अब समझना आप यहाँ पे, Ag+ और Cl- में कन्वर्ट हुआ और उसकी इक्विलिब्रियम तुरंत आ गई। तो इक्विलिब्रियम तुरंत आ गई, इसका क्या मीनिंग है, इक्विलिब्रियम तुरंत आ गई, इसका मतलब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अगर मैं बोलूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो बोलूंगा, दैट विल बी सिंपली प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट बेटा सॉलिड है, और मैंने आपको कहा है सॉलिड का एक्टिव मास हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानते हैं, सो वी डोंट टेक इनटू दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। तो के इक्विलिब्रियम एक्चुअली में Ag+ और Cl- यही होगा ना, Ag+ और Cl- यही होगा, इसका कंसंट्रेशन इनटू इसका कंसंट्रेशन, दैट विल बी के इक्विलिब्रियम। अच्छा, तो ये कब का कंसंट्रेशन है सर, कब का कंसंट्रेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये ऑब्वियस सी बात है कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन का ही कंसंट्रेशन है। आप कितना भी AgCl डालो, घुलेगा तो उसमें अपनी वो सॉल्युबिलिटी के हिसाब से ही ना, ऐसा थोड़ी ना आप ज्यादा AgCl डालोगे तो एक्सीड कर जाएगा अपनी सॉल्युबिलिटी, ऐसा नहीं होता। ये भी भ्रम होता है बच्चों को, क्या मैं बताऊं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो उनको लगता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब आप एकदम बहुत सारा AgCl डाल दो तो बस वो सुपर सैचुरेटेड AgCl हो गया, ऐसा नहीं होता है। देखो ये जो सुपर फ्रीजिंग
ये सुपर सॉल्युबिलिटी वगैरह, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ ये मेटा स्टेबल रहते हैं, है ना। ये मैंने अपनी लिक्विड सॉल्यूशंस वाली क्लास में भी अच्छे से समझाया है, क्योंकि वो उसी का पार्ट है। सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस समझाते वक्त मैं आपको बता दूं, ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपने AgCl बहुत सारा डाल दिया तो मतलब ऐसा लगता है ना कि AgCl हमने डाल रहे हैं तो शुरू में क्या है, घुल जा रहा है, तो वो अनसैचुरेटेड है, क्योंकि अभी उसमें और घुल सकता है। फिर जस्ट अब हम उसमें थोड़ा सा भी और डालेंगे तो वो अब अपनी सैचुरेशन क्रॉस करके प्रेसिपिटेट होने लगेगा। तो जस्ट उसकी सॉल्युबिलिटी तक अगर हमने उसमें डाला हुआ है तो वो सैचुरेटेड है। मैं बता रहा हूँ, यही इमेज होता है बच्चों के मन में, और बहुत सारे टीचर भी इस तरह से पढ़ाते हैं, यही इमेज होता है। तो जस्ट हमने अब और डाले अगर, तो फिर तो प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा, तो अब और मत डालो, तो वो जो स्टेट है वो सैचुरेटेड है। और अगर उसमें हम और डाल दिए तो वो सुपर सैचुरेटेड है। महाबकवास है ये। सैचुरेटेड तक तो ठीक था, लेकिन सुपर सैचुरेटेड का मतलब है बेटा कि जब उसकी सॉल्युबिलिटी आपने एक्सीड करा दी है, आपने कुछ ऐसा किया है कि उसकी सॉल्युबिलिटी अगर 10 यूनिट्स थी, अब आपने उसमें 10.2 अमाउंट तक डिसॉल्व कर दिया है सॉल्ट को, तो फिर सर इसी को सॉल्युबिलिटी बोलो। फिर 10 को क्यों सॉल्युबिलिटी बोल रहे हो आप, 10.2 को बोलो सॉल्युबिलिटी। नहीं, एक्चुअली ये मेटास्टेबल होता है। मेटास्टेबल मतलब अगर आप थोड़ा डिस्टर्ब करोगे ना सोल्यूशन को, तो वो जो 0.2 ग्राम आपने एक्स्ट्रा डिसॉल्व किया है, बहुत केयरफुली धीरे धीरे स्टिर करके इस तरह से किया जाता है, अचीव किया जाता है प्रैक्टिकली उसको, तो जब आप उसको थोड़ा भी स्टर कर दोगे या फिर थोड़ा झटका दे दोगे सोल्यूशन को, मेटास्टेबल है वो। 0.2 जो अमाउंट है ना, वो तुरंत फिर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो परमानेंट नहीं रहता है वो। आपने देखा होगा यूट्यूब में कुछ वीडियोस भी रहते हैं जिसमें ऐसा पानी डालते हैं, और वो पानी डालते हैं तो वो ऐसा बर्फ बनने लग जाता है। सुपर फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है। उन्होंने पानी को 0 डिग्री से नीचे लिक्विड स्टेट में ही बना के रखा हुआ था, मतलब पानी जो था बॉटल में वो माइनस नेगेटिव टेम्परेचर्स पे था, बट स्टिल वो लिक्विड था। हाँ, कुछ कंडीशंस है, बनाया जा सकता है वैसे उसको, लेकिन जैसे आपने उसको डिस्टर्ब किया वो अगेन मेटास्टेबल था, और मेटास्टेबल था तो वो फिर से बर्फ बन गया। ठीक है, तो यहाँ जो आपका ये Ag प्लस होगा, ये Cl माइनस होगा, ये इक्विलिब्रियम पर बात हो रही है। और इक्विलिब्रियम मतलब सैचुरेटेड पॉइंट, मतलब अब फर्दर डिसोल्यूशन नहीं हो सकता, अब फर्दर डिसोल्यूशन नहीं हो सकता। अब क्या हो गया है, अब हो गया है कि ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड सेम हो गया है। अच्छा, फॉरवर्ड क्या था सर, डिसोल्यूशन, बैकवर्ड क्या था, प्रेसिपिटेशन। तो अब फर्दर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाई नहीं जा सकती। मतलब अब अगर आप और AgCl डालोगे तो जितनी तेजी से टूट रहा होगा उतनी तेजी से जुड़ भी रहा होगा, और अल्टीमेटली हमें यहाँ पे कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। तो ये जो K इक्विलिब्रियम है, इसी को ना हम कहते हैं KSP, KSP ऑफ Ag प्लस एंड Cl माइनस, Ag प्लस Cl माइनस, इनका कंसंट्रेशन। और ये कब है, एट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पे जैसा मैंने बोला क्या होता है बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पर क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पर है डिसोल्यूशन। रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, एंड फर्दर यू विल नॉट सी एनी प्रेसिपिटेट एनी आयंस गेटिंग डिसॉल्व्ड, और आयंस डिसॉल्व नहीं होंगे, ये कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगी। तो ये डिफाइंड किसके लिए है, KSP, KSP डिफाइंड है फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। रिमेंबर दिस पॉइंट, KSP का एक्सप्रेशन अगर आप लिख रहे हो तो आप बाय डिफॉल्ट किसकी बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, क्योंकि इक्विलिब्रियम सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर आता है जब वो अपनी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी पर है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा भी इंट्रोड्यूस किया है, सॉल्युबिलिटी होती क्या है, और वो आयंस में डिसोसिएट हुआ है मतलब सॉल्युबल है। फिर किसी का K वेरी लार्ज है, किसी का K वेरी स्मॉल है, सब प्रैक्टिकल है। और फिर आप
KSP टर्म को किस तरह से सोच सकते हैं ये मैंने बताया। अगली क्लास में इसके फॉर्मूलाज और कुछ इससे एडवांस कॉन्सेप्ट्स लाइक कॉम्प्लेक्सेशन, इक्विलिब्रियम कैसे अफेक्ट करती है सॉल्युबिलिटी को, हाइड्रोलिसिस कैसे अफेक्ट करती है सॉल्युबिलिटी को, कॉमन आयन इफेक्ट कैसे अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट्स पढ़ने जाएंगे हम अगली क्लास में। ओके, तो मैक्सिमम 2 लेक्चर्स बचे हुए हैं थियोरी कंप्लीट करने के लिए आयनिक इक्विलिब्रियम की। दिस वाज 7th। 9 लेक्चर्स में आई होप हमने पूरी थ्योरी खत्म कर लेनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।